जैसा कि आपने बताया कि आपने शादी के 3 साल बाद ही आपने है ना शेयर मार्केट का काम अच्छा शुरू सुनो, मैं इस कर चीज़ को दिया एक था। दूसरे तरीके से शुरू करूँ। जी आप सवाल पूछिए जी स्टार्टिंग से, लेकिन मैं इस चीज़ को एक दूसरी तरीके से वो करती हूँ। जो कुछ पढ़े हैं तो कुछ औरतें हैं और बच्चे हैं ना, जी। उनके लिए तो मोटिवेशन। आप सीधे आप ही बोलिए फिर आप। जी मैं आज आपसे अपने जीवन की वो कहानी शेयर कर रही हूँ जो शायद बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे। और इस कहानी में नॉर्मल सा, आजकल बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। कहते हैं हमें इतनी सी नहीं मिली ये चीज़, तो हम तो स्ट्रेस हो गए। एक डिग्री नहीं मिली, एक सेमेस्टर फेल हो गए तो डिप्रेशन में आ गए या जॉब। पर मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी नहीं है। मैंने 3 डिग्रियां परस्यू करी हैं। अच्छा और आपको पता है, तीनों डिग्रियों में मेरा फाइनल अटेम्प्ट रहा। कॉलेज के अंदर बीएससी संत जयाचार्य कॉलेज से, फाइनल के अंदर में टॉन्सिल का ऑपरेशन। अगले साल मैं दे सकती थी अपना कॉलेज, सभी देते हैं बैक पेपर के बाद में, या जो नहीं दे पाते किसी वजह से, पर मुझे पता ही नहीं था। और उस टाइम इतना कोई गाइड करने वाले नहीं होते थे। मेरी माँ अनपढ़ थी तो वो भी नहीं बता पाए, और उसी साल पापा अपने काम में फैलाने में लगे हुए थे, तो घर में उस चीज़ की चर्चा ही नहीं हुई कि इसने फाइनल का पेपर इसका छूट गया ऑपरेशन की वजह से, अगले साल इसे देना है। और जब बात उठी कि मुझे अब आगे क्या करना है, तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि मुझे फाइनल कॉलेज का देना है या नहीं देना, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर 1 साल का डिप्लोमा यहीं आनंद महाविद्यालय से मैंने नेचुरोपैथी का किया। जी और करते करते पता चला कि इसमें आगे डिग्री होती है BNYS। अच्छा उस टाइम राजस्थान में ऐसी कोई डिग्री नहीं होती थी, तो फिर BNYS, हाँ। BNYS। और JSS कॉलेज के अंदर MBBS भी थी, नेचुरोपैथी भी था, और फार्मेसी भी था। मेरे पास चॉइस भी थी कि मैं MBBS कर सकती थी। अच्छा मेरा एडमिशन दोनों में हो रहा था, पर मुझे नेचुरोपैथी करना था। कारण टॉन्सिल का ऑपरेशन, उसकी वजह से मेरे इतने इंजेक्शन लगे उस टाइम पे, और कटिंग के बाद में कितने दिन में बोल नहीं पाई, मुंह से खून निकलता रहा। गले में टॉन्सिल्स हो गए। हाँ, फूल गए थे पूरे के पूरे, और Exam time मुझसे में। हाँ खून आने लगा था। जी तो इसलिए वो इन्फ्लेमेशन की स्थिति इतनी ज़्यादा थी कि उसी टाइम ऑपरेशन करना ज़रूरी था। अच्छा। तो वो जो चीज़ थी ना कि मैं कुछ ऐसा सीखूंगी। एज क्या थी आपकी उस समय? उस टाइम पे मैं 2.5 साल की स्कूल गई थी, तो आप देख लीजिए स्कूल के जस्ट बाद में अच्छा। कॉलेज में थी। अच्छा तो ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, शायद 17-16 साल की। हाँ। और वो ज़माने के हिसाब से शायद हम लोग इतने चालाक समझदार नहीं होते हैं, बिल्कुल सही और उतने चीज़ें भी नहीं होती थी कि ये नहीं वो, या काउंसलिंग कहीं, तो वैसा कुछ था नहीं। शायद मैं किसी से पूछती तो पता भी पता लग चलता जाता। हाँ कि मुझे फाइनल नेक्स्ट ईयर में दे सकती हूँ, हाँ पर नहीं समझ में आया। उस साल मैं अपने कॉलेज के अंदर बैडमिंटन में फर्स्ट थी। अच्छा, बैडमिंटन भी खेले हैं आप? बैडमिंटन चौगाने स्टेडियम में, मेरे सर्टिफिकेट्स अभी भी हैं। डिबेट कबड्डी के अंदर अपने कॉलेज की टीम की कैप्टन, हाँ। और मैं डिबेटर बहुत अच्छी। वो तो आपका भी मुझे लगता है कि वो आप सही बिंदु पर आप बात करती हैं, अपने पॉइंट पे स्टैंड लेती हैं। जब टैगोर से मैंने 11th-12th करी तो माउंटेनिंग करी, माउंटेनिंग के 3 लेवल पूरे किए मैंने। अच्छा। और एज ए माउंटेनियर हम लोग चूलगिरियों मतलब पहाड़ी से उठ करते हुए क्लाइंबिंग वहाँ से, स्कूल के अंदर जो पीतल फैक्ट्री मेन ब्रांच है उससे रस्सी के सारे, जिसे रिवर क्रॉसिंग बोला जाता है, नीचे उतरना, वो भी किया। और उस टाइम बलराम जाखड़ राज्यपाल थे अपने। हाँ। बलीराम भगत राज्यपाल थे राजस्थान में। तो 26 जनवरी के और उसमें मैंने सैल्यूट में अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट किया और एज ए Great. कैप्टन, और मैंने उन्हें सैल्यूट दिया। उस टाइम DD2 था, हाँ। उस पे लाइव आया। अरे वाह। तब मेरे पापा बड़े प्राउडली सबको कि मेरी बेटी है, छोटी छोटी बात 2 बुके। और बाकी लड़के थे, हम जी। स्कूल से 2 लड़कियां ही थी। अच्छा। तो बेल्ट वो दिन आज भी नहीं बोल पाती थी। दिल्ली में आपने? नहीं, ये अपने यहाँ चौगान स्टेडियम में। SMS स्टेडियम में यहाँ होता था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में अभी भी होती राज्य स्तरीय सरकारी प्रोग्राम अभी भी शायद परेड अभी भी होता होती है। है। हाँ, परेड होती है, बिल्कुल। परेड होती है, और 15 परेड अगस्त में में, हाँ। कई स्कूलें हैं जो आती हैं और सलामी देती हैं। जी। तो उसके अंदर मैं उसमें स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए एज ए कैप्टन आई मैं, जबकि अपनी स्कूल से हम लोग 2 ही लड़कियां थी। जी।
और फिर माउंटेनिंग ये सब करते करते कॉलेज गई JSS। अब मैंने नेचुरोपैथी चुना, तो BNYS के अंदर फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो इक्वल टू MBBS होता है। चौहान की किताबें पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी वो सब करके, वो MBBS में भी फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है। फिर नेचुरोपैथी आता है, फिर आयुर्वेद आता है। पूरा कंप्लीट होते होते यहाँ पे शादी की लग गई, क्योंकि मुझे आगे पढ़ के बाहर भागना था। मैं बाहर जाने की कोशिश करने लगी थी उसी टाइम पे, जब आई छुट्टियों में। ऊटी से जब आप वापस आए, ऊटी से जब वापस छुट्टियों में आती थी 6 महीने में, कभी 12 महीने में। तब उस समय उस छोटी सी उम्र में आप हॉस्टल में भी आपने अनुभव लिया हॉस्टल में रहने का, आप इंडिपेंडेंट भी हो गए होंगे? हॉस्टल में मैं सिर्फ 6 महीने रही। अच्छा। मेरी नानी रही मेरे साथ। अच्छा। पूरे टाइम मेरी नानी गाँव से आई। हाँ। और पापा ने मुझे रूम दिलाया और ऊटी में जस्ट कॉलेज के एंट्रेंस पे, और उसके बाद में मैं और नानी वहाँ रहे। अच्छा, तब ये मम्मी के परिवार का बहुत सपोर्ट था? हाँ, मेरी दादी तो थी नहीं, पर नानी मेरे साथ थ्रू आउट रही जब तक वो जिंदा, उसके बाद। अच्छा, इतना लगाव था नानी को आपसे। हाँ। मुझे तो नानी से आपको सीखने को भी मिला होगा बहुत कुछ। नानी से जड़ें मजबूत हो गई। नानी और दादी की कहानियाँ और नानी की सीख और साथ। और नानी मेरे साथ वहाँ रही। जब फाइनल ईयर होने का था, फाइनल ईयर में जैसा बनाते हैं, जब चौथे साल में जब यहाँ आई तो देखना दिखाना शादी के लिए। उसके बाद जब 4th ईयर में छुट्टियों के अंदर यहाँ पे आई तो शादियों के रिश्ते आने लगे थे, क्योंकि फाइनल ईयर के बाद में तो शादी करनी थी। जी, पहले भी यही था, पढ़ाई हो गया अब तुम शादी करो। हाँ। पहले कोई करियर के बारे में इतना सोचता भी नहीं था। और मेरा कोई खास सपना कभी रहा नहीं। हाँ। मुझे सिर्फ ये था कि पापा ने पढ़ने को बोला और मुझे पढ़ना था, सब्जेक्ट की चॉइस दी गई थी, तो और कुछ आता भी नहीं था। तो बस ठीक है, मैथ मेरी शुरू से अच्छी थी, पर ये नहीं था कि मैथ का कोई योगदान से सब्जेक्ट बनेगा या नहीं। पापा ने कहा बायोलॉजी लेनी है, मैंने बायोलॉजी ली, और बस इसी तरीके से OBS थी। फिर वहाँ कॉलेज, और जब यहाँ आई तो रिश्ते आ रहे थे, एक पे एक अच्छे रिश्ते थे। और उसी साल चूँकि पापा को वो घाटा लगा और 40 फैक्ट्रियाँ बंद हुई उस साल, और उन 1-1.5 साल में 40 में एक फैक्ट्री हमारी भी थी, 20 बिकी। अच्छा। पापा को जिद चढ़ गई जी। किसी ने टोंट में कहा कि जाट बिजनेस नहीं कर सकता, तो उस वजह से कि नहीं बिजनेस मैं कर सकता हूँ और अपनी फैक्ट्री तो बचाऊंगा। उन्होंने कुछ ज़मीनें अपनी बेची, मेरे भाई ने पढ़ाई छोड़ के पापा का साथ हो लिया, और माँ बीमार पड़ गई। पर उस टाइम कैसे भी करके इसका जल्दी से रिश्ता फाइनल हो। मेरा सपना था मैं फाइनल करूँ और मैं US चली जाऊँ, क्योंकि मुझे और पढ़ना था। तो पापा ने कहा जो पढ़ना है अब तो फाइनल ईयर भी तुम शादी के बाद ही करोगे। अच्छा। पहले शादी होगी, हाँ। फिर तुम फाइनल ईयर करो, क्योंकि जिस परिस्थितियों से वो जूझ रहे थे, फिर मेरे से छोटे दोनों बहन भाई, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि कोई भी वजह हो और अगर फैक्ट्री बिक गई तो कुछ अच्छी घर ना मिले। और तीनों बहन भाई, ये बात तो रहता ही, सभी को डर रहता ही है। तो अशोक का रिश्ता उन्होंने बहुत सारे देखे। अब मेरी शादी में सिर्फ एक ही शर्त थी, लड़का नौकरी नहीं करेगा। लड़का अगर नौकरी कर रहा है तो मैं शादी नहीं करूँगी। आपने कहा था ये मेरी शर्त थी अपनी शादी के लिए। जब पापा ने पूछा कोई पसंद है तो तुम अपना बताओ, मैं पसंद कोई नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि लड़का नौकरी वाला नहीं होगा और मुझे कभी पढ़ने के से रोकेगा नहीं। मेरी पढ़ाई पूरी करवाएगा, मुझे वापस भेजेगा। अब हमारे यहाँ जाटों में नॉर्मली लड़कों का पीना, हाथ उठाना नॉर्मल चीज़ है। तो मेरी शादी के अंदर में ये कुछ कंडीशन है। जब मैं अशोक से मिली तो मैं, अगर किसी दिन में आपने हाथ उठा दिया तो मैं उसी घड़ी वापस आ जाऊँगी। क्लियर बोला आपने, सही बात है। और मैं पढ़ूंगी। तो उन्होंने कहा मैं बंदर तो नहीं हूँ जो किताब फाड़ दूंगा, ये जवाब था अशोक। ठीक है। अब शादी तय हो गई और दिसंबर में सगाई और फरवरी में शादी। मैं खुश थी कि शादी होते ही मैं भाग लूँगी। पर शादी जो हुई वो गाँव में मोजाज करके है इनका परिवार। अशोक यहाँ पे काम करने के लिए आए ही थे, कॉलेज की पढ़ाई और काम, तो स्ट्रगलिंग फेस। पैसे तो है ही नहीं, मुझे बेचेंगे कहाँ से। किराए के घर में, हम 2 कमरे का घर था और मेरे पास मेरे देवर 3 देवर आ गए। अच्छा, जयपुर में गाँव से जैसे शादी बाद होता है ना, 15 दिन बाद में मैं वापस यहाँ पे आई, 15 दिन की रस्मों के बाद में, और यहाँ अशोक के पास में आई, 3 देवर पीछे पीछे आ गए। अब मेरी स्थिति ऐसी
मुझे रोटी सब्जी बनाना नहीं है, चाय बहुत अच्छा बनानी आती है क्योंकि उससे पहले कभी काम ही नहीं पड़ा था। और तब समझ में आया कि ये चीज़ें तो सीखी ही नहीं। और उसी टाइम मैंने महीने 2 महीने वापस जाने के लिए भी बात करी, पापा से बात करी। पापा ने कहा शादी में खर्चा बहुत हुआ है और अगला जब तेरे को उसका सही समय लगेगा वो भेज देगा तेरे को। तो मैंने कॉलेज में एप्लीकेशन डाल दी कि मैं फाइनल के लिए, तो मुझे टाइम मिला कि तुम आ सकती हो विद इन 5 ईयर कभी भी जी। और फाइनल का लास्ट ऊटी में जो आपने हाँ, छूटा तब तक हुआ मैं था। समझने लग गई थी हाँ, चीज़ों को। जैसे जैसे साल कि बचावापन कर सकते हैं। बीएससी वाली गलती नहीं करना गलती नहीं चाहती करना चाहती, क्योंकि हाँ। तब मुझे पता नहीं था, पर उस वाले सोर्स में मुझे तब तक चीज़ें, क्योंकि मैं जब सर को वहाँ से यहाँ से उस टाइम फ़ोन वोन के तो नहीं, तो मैंने लेटर लिखा था, तो प्रिंसिपल का बाकायदा मेरे पास आंसर आया और आज भी वो लेटर मेरे पास रखा कि है ना, तुम जब चाहो विद इन 5 ईयर तुम वापस आके अपना फाइनल का पेपर और 6 महीने की इंटर्नशिप, क्योंकि हॉस्पिटल में कंपलसरी होती है, तुम इंटर्नशिप करके और अपना सर्टिफिकेट लेके चले जाओ। फिर जब कभी भेजा ही नहीं उस टाइम पैसे नहीं थे, 4 में एक बच्चा, 5 में दूसरा बच्चा, 7 में देवर की शादी के लिए, तो 6 में हम रिश्ते ढूंढ रहे थे उसके लिए, बड़ी बहू। जैसे यहाँ पे भी बड़ी थी, घर में बड़ी थी आप, घर में दोनों जगह बड़ी रही दूर है। है। और अशोक के परिवार की फाइनेंशियल स्थिति वो नहीं थी, उसके पापा सरकारी जॉब में बिजली विभाग में, तो जो देख के आई थी बिजनेस वाले फैक्ट्री एरिया में, पता होगा ना गोट वगैरह सब होती हैं, अब कैसे बच्चों को उस तरीके से ट्रीट किया जाता। अब मेरा उतार शुरू था कि मैं उस टाइम तक लगभग पूरा भारत घूम चुकी थी, नेपाल 1 महीने के लिए, मतलब जितनी ट्रिप्स स्कूल की कॉलेज की थी मैंने सब करी थी। भारत का शायद कोई भी जगह नहीं छुट्टी होगी जहाँ पे मैं 15-20 दिन रह के ना आई हूँ। अच्छा, इतना ट्रैवलिंग का शौक था आपको? इतना था। और पापा ने आपने बहुत बोल्ड बनाया आपको बोल्ड बनाया, दूसरी उतनी छूट दी कि मैं उस टाइम तक में स्टेट लेवल तक की खिलाड़ी, जो कि मैं यही थी, बैडमिंटन, खो, कबड्डी, राज्य स्तर निबंध प्रतियोगिता में फर्स्ट आना, स्काउट गाइडिंग, फिर ये परेड का है, माउंटेनिंग है, और नेपाल के अंदर 1 महीने का भी टूर मुझे शादी से पहले मिल गया था। तो जब शादी फाइनल हुई तो मेरे पापा, मुझे एक लास्ट टूर चाहिए, मैं चंडीगढ़ जाऊंगी, डॉक्टर अतर सिंह करके है, मुझे एक्यूप्रेशर का करना है 1 महीने। तो जिस समय मैं शादी और वो कर रही हूँ, तो 1 महीना मैंने अपना, वो मेरा लास्ट मेरे पापा ने जो मुझे फाइनेंस किया, क्योंकि उसके बाद में पापा से मुझे कभी पैसे नहीं मांगे इन चीज़ों के लिए। तो ये वाली एक चीज़ मैंने इस तरीके से वो करी और वापस आई, समझते समझ में आया कि मुझे नहीं भेजा जाएगा, पर मुझे शायद रुक नहीं सकती। मैंने फिर एडमिशन लिया। किसमें? डीम्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कॉलेज खुला था फिजियोथेरेपी। अच्छा, जयपुर में? जयपुर में डीम्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। अच्छा। और मैंने फिजियोथेरेपी किया, उसके बाकायदा उनको मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने डॉक्टर मंजू चौधरी करके नाम से मुझे एडमिशन दिया। बोले तुम डॉक्टर ऑलरेडी हो, जिस दिन तुमने डिप्लोमा किया, डिग्री के फाइनल उसको एक सर्टिफिकेट इंटर्नशिप करके, बोले तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इवन मैं सालासर जब अपन जाते हैं सीकर की तरफ, तो एक बड़ा हॉस्पिटल खुला हुआ था, वहाँ नेचुरोपैथी के डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज करके, जो फाउंडर भी कहे जाते हैं, बहुत उन सर के पास भी मैं गई अपना लेके, बोले बेटा डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम डॉक्टर हो, चाहो तो मेरे पास भी काम कर सकते हो। सनराइज चंद्रा ने भी मुझे काम दिया, मैंने वहाँ भी 2 महीने काम किया शादी के बाद। शादी के बाद, पर फिर मुझे नौकरी नहीं करनी थी क्योंकि बच्चे ये सब में छोटे भी थे आपके। तब तक ये थी कि मुझे वो फाइनल के लिए भेज देंगे, तो ये सारी जद्दोजहद जो हो रही थी, ये आपके ये जो आपने जो शेयर मार्केट काम शुरू किया उससे पहले, उससे जस्ट पहले, तो आप न्यूली मैरिड थे? न्यूली मैरिड थी, प्लस मेरे बच्चे पेट में ना, जब पेट में थे तब भी मैं इन चीजों में लगी हुई थी, क्योंकि मेरा वापस जाने का सपना था, पैशन शुरू से रहा है कुछ करने का, तो लगी रही इन सब चीजों में। मैंने अपना हॉस्पिटल भी शुरू किया और 6 महीने में बंद किया, 5,000 रुपए से 5 लाख के ऊपर। अच्छा, उस जमाने में। अच्छा, ओहो, आप जहाँ रहती थी वहीं पर आपने आयुर्वेद का? अम्बावाड़ी। अच्छा, अम्बावाड़ी, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से अच्छी थी, मुझे 2 महीने का रेंट दिया गया था कि 2 महीने में अगर तुम तीसरा महीना रेंट नहीं दे पाओगे अपनी जेब से, 2 महीने का रेंट तुम्हारा है, और तीसरे महीने अगर रेंट नहीं दिया तो वैसे ही बंद हो जाएगा और तुम्हारी इज्जत छूट जाएगी और अपने घर में बैठो शांति से।
तो 2 महीने ये का तो आप शुरू से ही हैं 2 महीने के रेंट करना है से तो मैं करना है, कोशिश करी और 6 महीने मैंने उसे चलाया चलाया और और 4 महीने का रेंट तो आपने खुद नहीं दिया इसका और मतलब 5 लाख रुपए बनाए मैंने 5 लाख जिस महीने, फिर छठे महीने चूंकि बच्चा पेट पड़ा तो मैं कर नहीं पा रही थी, वाइंड अप किया तो 6 लाख, मेरे पास 5 लाख रुपए जो मशीनरी मैंने खरीदी, जो सामान और जो पैसा इकट्ठा हुआ वो 5 लाख था। अरे वाह और फिर मैंने उस पैसे को ब्याज पे चढ़ा दिया अपनी माँ के थ्रू, क्या बात मैंने है। माँ को दिया हाँ, ये क्योंकि उस बहुत टाइम बड़ी मैं कुछ बात काम है। नहीं करती थी, तो वो पैसे मैंने माँ को दिए, माँ ने उन पैसों को ब्याज पे चढ़ाया। और फिर बच्चे जब पेट पड़े तो समझ में तो आ ही चुका था सारी चीज़ें, कुछ नहीं होना है पर खाली बैठ के करूँ क्या। तो जब बच्चे पेट में थे तो मैं फिजियोथेरेपी में लग गई, मैंने पूरे 8 सेमेस्टर एग्जाम दिए, अच्छा पास किए। अच्छा जो डीम्ड डिस्टेंस एडमिशन जी, फिजियोथेरेपी का इंटर्नशिप नहीं कर पाई, मेरे 6 में गांठ हुई गले के अंदर, वो टीबी की थी। और मेरी दवाई चूंकि 4 में सिजेरियन, आपको पता है 1 सिजेरियन बच्चे के बाद में नेक्स्ट ईयर सिजेरियन बच्चा, मतलब बच्चा नहीं होना चाहिए, 2-4 साल का गैप, पर नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के ही बच्चे दोनों बोर्न है, और 4 और 5 लगातार। दूसरा बच्चा पेट पड़ गया, मुझे पता नहीं था, पर मैं अबॉर्ट नहीं करना चाहती थी, तो 5 में फिर 5 अक्टूबर को मेरा दूसरा बेटा, और फिर 6 की मार्च में, 2006 के मार्च में पता चलता है गले में गांठ, और वो डायग्नोस हुई टीबी की। डर, बेचैनी, घबराहट जो मेरी स्थिति थी, और 2 बच्चे, बुरी तरीके से यूँ लग रहा था कि पता नहीं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। पढ़ाई तब मैं फिजियोथेरेपी का अपना 8th सेमेस्टर दे रही थी 7 के अंदर, और पर शरीर में जान नहीं थी, तो मैं इंटर्नशिप नहीं कर पाई। आपके मेडिकल में हमेशा आपकी इंटर्नशिप आपकी डिग्री जरूर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक है। और मैंने वो इंटर्नशिप नहीं करी, वही आखिरी पड़ाव में 8 सेमेस्टर अच्छे खासे पास करके फर्स्ट से, बिना कोई चिटिंग, बिना कोई चीज़, 2 बच्चे पेट में भी पाले, उनके ऑपरेशन भी हुए, और उनको करते करते टीबी से लड़ते हुए मैंने किया। और इंटर्नशिप ना करने से फिर फिजियोथेरेपिस्ट का किसी हॉस्पिटल में तो काम नहीं मिल सकता, और इसी बीच में पापा ने कहा छोड़िए सब चीज़ें। पापा का सपोर्ट बहुत अच्छा था आपको? मुझे मेरे पापा ने ही बनाया, मेरी माँ कहती है कि मैं अपने पापा की ही परछाई हूँ। मेरे पापा जब यहाँ जयपुर में आए थे 1970 में, उनके पास कोई पैसे नहीं थे, उन्हें उनके किसी दोस्त ने 50 रुपए दिए थे। अच्छा बिजनेस चालू करने के लिए, उस टाइम में करने के लिए 50 रुपए दिए थे, क्योंकि उनको काम करना था। वो चाहते तो उस टाइम गांव की ज़मीन बेच सकते थे, जमींदार परिवार के थे, ला सकते थे, पर बिना कुछ लिए निकले वहाँ से, किसी बात पे मुंह फुला आपके के। पिता ने आपको संघर्ष से लड़ना सिखाया है, कह सकते हैं, और जीन्स में भी आ गया। जीन्स में भी आ गया। फिर इस तरीके से आप फिजियोथेरेपिस्ट बने नहीं, फिर आप बच्चों को लालन पालन में लग गए। बस घर में, और घर में रहते हुए जो कि पापा को पता था ये खाली नहीं रह पाए, और तब तक मैं, आप ये सोचिए, मेरे पास 3 डिग्रियाँ, पर तीनों डिग्री अधूरी है, क्योंकि पढ़ाई तो कंप्लीट हुई पर सर्टिफिकेट मेरे पास किसी के नहीं रहे। जी। तो एक डॉक्टर, पर एक ऐसा डॉक्टर जो किसी हॉस्पिटल को मान्य तो नहीं होगा, मेरे सिर्फ उन नागेंद्र सर ने, और जो नेचुरोपैथ के स्टार्टिंग सर, उन्होंने ज़रूर मुझे डॉक्टर जैसे करके मेरी, उन्होंने पॉम्पलेट भी छपाए, बटाए, फिर मुझे एज ए डॉक्टर उन्होंने अपॉइंट किया, पर नौकरी पॉसिबल नहीं थी बच्चों के साथ में, क्योंकि नेचुरोपैथी में आपको बच्चों के साथ में सुबह 4 बजे आप 5 बजे हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए वो मेरे लिए पॉसिबल। आपने बच्चों के लालन पालन का समय बस, और उसी के साथ चूँकि पापा ने कहा पैसे की समझ तो तू लेके पैदा हुई है, खून में है तेरे, मेरे पापा बीकॉम है, अच्छा, तो बोले तू खून में लेके पैदा हुई है, चिंता मत कर, तो काम तू ऐसे कर ले, शेयर्स का शुरू कर ले। तो मैं पापा कर तो लूँ, पर आता तो कुछ है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, तू कर, IPO लगा, धीरे धीरे तू समझ जाएगी, इतना समझी है यहाँ तक तो वो भी समझेगी। और मैंने 7,000 रुपये का पैसे लिए और IPO शुरू किए। 7,000, 10,000 रुपये, 7,000, 10,000 रुपये, शुरू में पैसे बने, फिर आया RPL का IPO 2008 में, RPL का बैंड बज गई। अच्छा वो शायद पता नहीं 100-125 का था मार्केट पीक पे, और जो खुले तो उसकी स्थिति तो भयंकर थी। मतलब लास्ट जब मैंने उनको RPL वाले ने तो काम करना सिखाया है जी, क्योंकि वो पैसे तो डूब गए, मेरे ही नहीं सभी के डूब गए, क्योंकि IPO बहुत बड़ा था जी, और खुला तो वो माइनस में, थोड़ा नहीं, वो तो यूँ था, सारा पैसा जो IPO था, उस साल मैंने IPO भी 5-6 भरे थे RPL की, और सभी के अंदर लिस्ट, सभी को शेयर मिले, और किसी का पैसा यूँ नहीं था, क्योंकि आप चौथाई रकम पे तो जाके नहीं बेचोगे, तो उसमें नुकसान हो गया आपको। वहाँ से फिर
ये हुआ कि आईपीओ तो ठीक है, पर मार्केट में शेयर्स भी तो होते हैं, इसका मतलब। तो मैं उनकी पढ़ाई करती हूँ, और चूंकि वो शेयर मार्केट का पीक टाइम था 8 में। जी। अब 6 में जब काम कर रही थी तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर रही थी, कुछ शेयर्स भी फायदे के खरीद रही थी, भाई फायदा हो रहा था तो उनको शेयर्स में लगाया जा रही थी। और उस टाइम पे वो ब्याज के पैसे जो बताए ना माँ ने चढ़ाए थे, वही पैसे बहुत काम आए। वो जो हमने 5 लाख रुपए जो चढ़ाए थे जी, जब आरपीएल के आईपीओ में घाटा लग गया और मेरे पास 2-5 शेयर के अलावा शेयर बचे नहीं, तब मैं पापा के पास फिर बैठी थी वहाँ पे घर पे, हम लोग बात कर रहे थे। मैं पापा पैसा तो बचा ही कोई नहीं, हम अपनी भाषा में, तो अब मैं क्या करूँ? तो पापा ने कहा चिंता नहीं कर, कुछ तो होगा, तू कर लेगी, देख लेगी। तो मेरी एक अच्छी आदत मेरी ये थी कि मैं जेब खर्ची जो मुझे मिलती थी, मैं जब टैगोर में जाती थी तो मैं बस में आना जाना होता था, 300 रुपये महीने के मिलते थे, 10 रुपये पर डे कि टैगोर में कैंटीन थी, मैं कचौरी या समोसा खा सकती हूँ, 1 रुपया जाने का और 1 रुपया आने का। हाँ, बिल्कुल तो लगता था उसमें। पर फायदा क्या था, हमारे मोहल्ले से अकेली लड़की थी, 1 नंबर से कुछ जाटों के बच्चे और भी बैठते थे। तो पता है ना कि गांव की बेटी, चलता था जयपुर में भी। तो ज्यादातर अगर कोई भैया वगैरह बैठ गए हैं तो वो बस का किराया मुझे नहीं देने देते थे। अच्छा। तो वो किराया देते तो कई बार वो 1 रुपया भी नहीं लगता था। बोलो उस आज ही तो है, ये भावना तो खत्म ही हो गई है। खत्म ही हो गया। तो अब वो 300 रुपये भी मुझे यूँ लगता था क्या करूँ, क्योंकि कैंटीन में कुछ लेने जाती, अगर वो हमारे भैया वगैरह होते थे, ताराचंद जी के तीनों बेटे वहाँ उस टाइम 2 पढ़ते थे, एक मुनेश और एक विजय भैया करके, वो मेरे से बड़े थे, तो वो भी पढ़ते थे और भी थे, और उनके चक्कर में और भी फैक्ट्री वाले जानते थे। तो वो हो गया ना गांव की बेटी, तो अब तो हम सबकी बहन हो गई है। तो अब अगर कैंटीन में जाऊँ, वो लोग पहले से खड़े हैं, क्या चाहिए, सब कचौरी समोसा, तो जो कहती वो दे देते, पैसे जरूरत नहीं, और या फिर घर से टिफिन। अब वो 300 रुपये में से मुश्किल से महीने के 40 रुपये भी खर्च नहीं होते थे, क्योंकि घरों में रोटियां, और वो तो आजकल के बच्चों के जैसे शौक तो होते नहीं थे। वो पैसे भी माँ को ला ला के देती थी मैं वापस। तो महीने के एंड में माँ क्या करती थी, उनकी आरडी कर देती थी, और वो आरडियाँ ऐसी मेरी छोटी छोटी जो मैं कॉलेज टाइम पे ऊटी में भी मैंने अपनी आरडी की थी, जो पापा यहाँ से पैसों का तो शुरू से आपको हो रहा है, शुरू से रहा, ही समझ भी रही है शुरू से। तो वो आरडियाँ कुछ यहाँ पे थी जो 10 साल की चलाती थी माँ। पोस्ट ऑफिस में नॉर्मली 5 साल बाद में मैच्योरिटी ले लेते हैं, मैं आज भी 10 साल की ही चलाती हूँ। 5 साल बाद में चूंकि पैसा 3 गुना होता है एक तरीके से, चक्रवर्ती ब्याज के थ्रू। तो वो आरडीओ के पैसे थे, मैं ऊटी के अंदर जो आरडी करती थी उसको ट्रांसफर, पैसा जमा हो गया था, और वो सारा पैसा कलेक्टिवली मैंने माँ को जैसे जैसे होते थे माँ को देती थी। मैं करूँ क्या, पहनने को कपड़े, खाने को रोटी है, और ज्यादा कुछ फिजूल खर्चे का शौक रहा नहीं है, आप सादा जीवन जीती हैं, सरल। मैंने सदा खादी पहना। अच्छा। और खद्दड़, अब जाके मैं वो 5 बत्ती वाली दुकान बंद हुई है। अच्छा। तो वो खादी भंडार जो 5 नंबर एम रोड पे, वो अब बंद हो गया है। नहीं सदा उससे खद्दड़ के कपड़े लाई, या पापा ने ला दिए, होली और दिवाली पहले यही ज्यादातर होता था। अच्छी क्वालिटी के ला दिए, बढ़िया हो गए, पर कम है, मुझे उससे फर्क नहीं। तो जब आप शेयर मार्केट का काम था, तो वो पैसे जब आरपीएल का लगा ना घाटा, तब वो पैसे माँ ने मुझे धीरे धीरे करके बोले टेंशन मत ले, पैसे तेरे ही हैं जी, और हम दे रहे हैं। तो वो पैसे मेरे पास में उन्होंने थोड़े थोड़े करके दिए, और मैं खाते में डालती रही, और उनसे वापस काम, वो घाटे के टाइम पे तो थे जो 20-50 हज़ार रुपये, वो तो बराबर हो लिए, पर उनसे फिर मैंने शेयर्स लेने पर, मैं इस बार मैंने आईपीओ बंद कर दी। अच्छा। और शेयर्स के काम शुरू किए, शेयर्स खरीदती, नीचे गिर जाता, कर लेती। उस टाइम फिर मैंने एक लैपटॉप भी ले लिया। म्यूचुअल फंड के अंदर उस टाइम 1000 रुपये मिनिमम था, अब तो 500 भी होता है, 100 भी होता है, तब 1000 रुपये मिनिमम होता था। तो मैंने म्यूचुअल फंड की सिपें भी खोली, जब मेरे दोनों बच्चों के पैन कार्ड लिए मैंने, मतलब 1-2 साल का था, 1 साल समझ पूरी कर लिया आपने, और आपको पता लगने लगा कि इस तरीके से हम घाटे से कम बच सकते। घाटे का मानो या किस्मत मानो, या फिर मेरी कि मुझे मिले भी उस तरीके से, पापा ने अपने सीए से मिलाया, उन्होंने कुछ बताया, कुछ बुक्स बता दी मुझे, मैं वो पढ़ने लगी। अब पहले तो यूट्यूबर इनका जमाना नहीं था, तो मैं किताबें पढ़ने और वो करने लगी, पढ़ के सीखा। हाँ, सीए से मिलना शुरू किया। तो 1 साल के बच्चे का कोई पैन कार्ड नहीं लेता है, मैंने लिया। 1-2 साल का था, दोनों के पैन कार्ड ले लिए, अकाउंट खोल दिए मैंने दोनों के। उस टाइम बैंक ऑफ राजस्थान होता था, जो अब ICICI में मर्ज हो गया। तो मेरे बच्चों का छूछिक नहीं हुआ। आपको पता है ना छूछिक के अंदर कितना खर्चा होता है? छूछिक क्या होता है? जलवा। अच्छा। आपको पता है, जब बेटी को लड़का होगा तो माँ बाप जाते हैं कपड़ा पैसा लेना,
तो मेरे चूंकि ऊपर तली हुए दोनों, तो मेरी सास ने उस टाइम मेरी जलवा नहीं करी। अच्छा। पहले के टाइम भी नहीं करी 2004 में, हाँ। फिर 5 में करनी थी, 5 में भी नहीं करी। 7 में जब देवर की शादी हुई तो उन्होंने कहा हमें जलवा करनी है, देवर की शादी के खर्चे में खर्चा। तो मैंने कहा मुझे जलवा नहीं करवाने। मैंने अपने पापा से बात करी, मैं जो पैसे आपके वहाँ लगेंगे, आप मुझे जो दोगे उनको दोगे, क्या उससे आधा भी आप मुझे दे सकते हो काम करने के लिए, पर आपको सुनना पड़ सकता है। पापा ने कहा फर्क नहीं पड़ता। बोले तू काम करना चाहती है, मुझे पता है तुझे वापस नहीं भेजा, तेरी फिजियोथेरेपी नेचुरोपैथी सब छूट गई है, फिर भी तू लगी है। तो बोले मुझे परवाह नहीं है लोगों की, जी, जी। मैं तेरे लिए करूँगा। तो मेरी जलवा नहीं हुई। दोनों बच्चों का मतलब जो भी माई आता है ननियाल से या मेरा कुछ आता, ससुराल में जो दिया जाता वो कुछ नहीं था। तो पापा ने वो पैसे भी बाद में उसके नाम के भी मेरे को वो दे दी। तो उन्होंने मुझे चेक दिया, वो शेयर्स। अच्छा, तो इस तरह हमने काम धीरे मैंने अपना शेयर्स का काम किया, आगे बढ़ाती रही हैं, परिवार भी संभालती रही हैं बच्चों के साथ, और अपने हस्बैंड का बिजनेस का फाइनेंस फील्ड भी आप देखती हैं। हाँ, वो भी इसलिए कि जब इनका काम ऐसा है कि इनको बाहर रहना है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो काम लाना बहुत ले आएंगे, काम करवाने के लिए उनको है, क्योंकि अब बैकअप तो इनके पास कुछ था ही नहीं। फादर तो एक बिजली बोर्ड में एम्प्लॉय रहे, और शादी के बाद में इनको पहला काम मिला मई में जी। तो डूलर करके एक कंपनी थी, उसमें तीसरे हिस्से को पार्टनर बनाया जी। और 5 में उन्होंने मना कर दिया, बोले तुम अपना हिस्सा लेके अलग हो जाओ जी। फिर उन्होंने एक योग और एक पेंक सिटी 2 कंपनी बनाई, एक भाई के नाम और एक बहन के नाम। उनमें किया 8-9 के अंदर उन्होंने भी कहा भाई तुम भी अलग हो जाओ, कंपनी हमारे नाम है, हम करेंगे। फिर AB एंटरप्राइजेज। अब उन सारों पड़ावों के अंदर में कोई और साथ तो बचा ही नहीं रेगुलर तो करते क्या, किराए के घर में बैठी थी। अच्छा, अब अच्छा शादी कुछ साल किराए के घर में रहे आप? हाँ, 2003 में मैं बताई ना 2 कमरों के घर में आई थी। और फिर इसी गली के उधर के घर में मेरे 20/80-79 उधर का घर है। तो कितने साल किराए के मकान में रहे? 3 से लेके 2010। अच्छा, 7 साल। आप तो क्योंकि आप ये उधर घर के मकान में रहते थे और एक अच्छे वेल टू डू फैमिली से आए थे, और आप यहाँ पे आपने तो स्ट्रगलिंग फेस चल रहा था आपका, और आप 7 साल तक 8 साल तक किराए के मकान में रहे, और यहाँ पे लेकिन आपने यहाँ पे एहसास नहीं होने दिया किसी को भी कि वो नहीं होने दिया। पर एक चीज समझ में आई, आप जब सीढ़ी नीचे उतरते हो ना, स्टेटस वाली, मैंने कभी पैसे गिन के समझा ही नहीं था। दुकान में अगर गई तो पहले चीज पसंद लगी, भाव नहीं पूछा। पर जब मैं यहाँ सब्जी लेने गई तो पहले भाव पूछा। उन चीजों के अंदर एक पेनफुल जर्नी रहती है। बिल्कुल रहती है साहब, बिल्कुल रहती है। तो मैंने देखा कि है ना, उस जर्नी में अगर आप अपने आप को शांत रख पाते हैं तो आप बन जाते हैं। हिम्मत टूटती तो है, पर हिम्मत अगर ना तोड़े और कुछ करने की ठान लेना तो कर सकते हैं। फिर इस अगर आप आई थिंक डेफिनेटली आप 2010 के अंदर इस घर के अंदर आ चुकी थी मैं, और बड़े किया, और हमें 12-13 में TCL का काम मिला। अच्छा, काफ़ी बड़ा काम था, हमारे बुत्ते के बाद ले तो लिया। अब लेते हुए में कुछ गलतियाँ ये रह गई कि हमने लोन पहले ले लिया। अच्छा, लोन स्टेप वाइज लेने चाहिए थे, तब तक प्रॉपर फाइनेंस मैं नहीं संभालती थी। मतलब थोड़ा बहुत कोई हिसाब किताब पहले संभाल रही थी पूरा, फिर जब ये इस घर में आई तो आने के बाद में ये हो गया ना कि ऑफिस सेट हो गया, तो अब तो प्रोफेशनल्स आ गए। मैं भी बच्चे घर और मेरे शेयर्स में मस्त हो गई भाई। अब तो मैं तो पढ़ाई नहीं करके आई ना कॉमर्स की कोई, तो मैं ना तो CA हूँ ना, तो मैं ना अकाउंटेंट हूँ, ना CA हूँ, ना कोई फाइनेंसर हूँ, तो मेरी कोई सुनेगा नहीं। अब आपकी वो एक प्रॉपर सेटअप, अब आप एक बड़े बिजनेस की तरफ हस्बैंड अपना इवॉल्व हो रहे हैं। तो उस टाइम उनको लगा कि मेरे पास प्रॉपर बंदे हैं, तो ना मेरी राय की वैल्यू थी फाइनेंस की में, ना काम लेते हुए मैं अगेंस्ट थी। हम दोनों ने कई बार उसके लिए बहस की, में ये रिस्क की चीज़ है, 3 प्रोजेक्ट इन टर्म कंडीशंस पे अच्छा नहीं है। पर उन्होंने सोच के लिया, उसके अंदर सिर्फ एक ही कमी रह गई, फाइनेंस जो बैंकों से लोन पहले ले लिए गए वो हमारे लिए परेशानी का था। फिर कुछ पेमेंट अटक गए, गवर्नमेंट एंटिटी थी दिल्ली गवर्नमेंट से, तो पेमेंट अटक गए, टाइम पे नहीं मिले। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, प्राइवेट में हमने इंडस का काम किया पहले, और टाइमली स्विच हो गए गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, और तब भी हम इंडस का काम कर गवर्नमेंट के जो आज भी हमारे पास में जल विभाग की टंकियों का काम है। अच्छा, अलवर के अंदर अभी भी चल रही है,
38 करोड़ का प्रोजेक्ट है AB एंटरप्राइजेस में, 30 से 38 का, और अभी ऑन गोइंग और है। उस काम में आप घाटा बहुत लगा हमें, हाँ और घाटा जो लगा 2016 के अंदर हम्म, हम कोटक बैंक की पहली किस्त लोन की नहीं दे पाए। अच्छा दिसंबर का हाँ, महीना था जी 2015, जी मैं आज भी नहीं भूलती। जी पहली बार मैं बैंकर्स से रूबरू हुई, उससे अच्छा। पहले मैंने बैंकर्स से कभी, मेरे पास आते थे गारंटी के लिए साइन, मैं साइन कर देती थी, घर से कुछ कागज मांगते मैं दे देती थी, सारे फैसले नीचे अकाउंटेंट यही लोग ले रहे थे, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं थी किसी भी फैसले में कि मेरी हाँ मायने रखेगी या ना मायने जी रखेगी, जी। वो नहीं था, सिर्फ मेरा साइन उनके लिए वैल्यूबल था एज ए फिर गारंटर। जब बैंक से मिली तो आप पहली बार किस्त 50 लाख रुपए की थी उस टाइम पे, वो जिससे हमने डिफॉल्ट किया। ओ पर बैंक से चूंकि संबंध अच्छे थे तो बैंकर्स आए और बॉम्बे के हेड भी आए बाद जी। में। उस दिन मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपनी कमर कस ली थी और उन्होंने साइड का मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि काम को हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। उसकी टर्म कंडीशन काम की यही थी जिसके लिए मैं पक्ष, पूरा काम जब आप हैंड ओवर कर दोगे तब आपको पेमेंट मिलेगा। बिल्कुल होता है हाँ। और जब आप 1 या 2 प्रोजेक्ट लिए तो उतने में हम लोन के थ्रू और अपने पैसों के थ्रू आराम से थे, पर तीसरा हमारे बूते के बाहर हो गया, मतलब 100% लोन। अब आप अगर इतना सा मिसमैनेजमेंट करते हो तो आप चूक जाओगे, फिर और वही हमसे गलती हुई। और गलती होने की वजह से वो पहली उस दिन बैंकर्स से मैंने बात करी, और जो यहाँ पे लीड कर रहे थे फाइनेंस को, उन्होंने चाबी फेंक दी उनके जाने के बाद की बात। अच्छा हस्बैंड उस टाइम मेरे साइड पे जा चुके थे हाँ। और बैंकर्स से उन्होंने पहली बार मिलवाया, मैं यूँ मिल रही थी और वो कह रहे हैं आपकी बैंक की किस्त नहीं गई, दूसरी नहीं गई तो आपको कहीं से आप डिफॉल्टर हो जाओगे, आपका घर चूंकि गिरवी है सारा कुछ मुझे वो बोल रहे हैं, सुन भी रहा, और एक सीमा के बाद में जैसे कान बंद भी हो गए, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, और ये मुझे बुला क्यों रहे हैं आज इसके लिए। जब ये ले रहे थे प्रोजेक्ट, लोन ले रहे थे, मैं तब मना कर रही थी, समझ पर तब उन्होंने कहा, बोले तूने बिजनेस देखा कहाँ है, क्योंकि वो एक अच्छे खासे बैंकर थे, रिटायर्ड होके आए थे, तो भाई मैंने बड़े बड़े बैंकों में देखा है बिजनेस ऐसे। बैंकर थे, मैं नाम नहीं लूंगी। अच्छा, तो बैंकर ने बोला आपको? बैंकर मतलब कि वो हमारे यहाँ एम्प्लॉय थे रिटायर्ड होने के बाद में, तो ये उनकी लाइन थी, बोले तुम समझती नहीं हो बिजनेस को। मैं ज़्यादा तो नहीं समझती, पर मैंने अपने पापा की किराने की दुकान से फैक्ट्री देखी है, और फैक्ट्री को बचाने के लिए जमीनें बिकती देखी है, और मेरे भाई की पढ़ाई छूटती देखी है। बस मैं इतना समझती। उस दिन उन्होंने फाइनेंस की वो चीज़ें छोड़ दी, अच्छा चाबी छोड़ गए। बैंकर्स जब चले गए, उनसे मैंने उस दिन प्रॉमिस किया, मैं आपकी सेकंड किस्त कब है, तो उन्होंने मुझे कोई डेट दी थी, हाँ ठीक है हो जाएगी। वो इतना मतलब मुझे हैरानी से देख रहे थे, बोले आपको पता है मैम कितने की किस्त है, मैं कितने की है, बोले 50 लाख की। मैं हो जाएगी, बोले कैसे हो जाएगी, मैं वो मेरी हेडेक है। मैं शायद इन्होंने आपको बताया नहीं कि मैं शेयर्स का काम करती हूँ, और मेरा 8% शायद 14-15 करोड़ का पोर्टफोलियो है। ओह अच्छा। तो मैं गारंटर तो यूं ही तो नहीं बनी ना आपकी, आप गारंटी किसकी लेते हो, जिसके पास कुछ होता है। दूसरी चीज़ है, मैं काम करना जानती हूँ, और कटौती करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं देखूंगी क्या कर सकती हूँ। बाकी ये सब तो है ही मेरा साथ देने के लिए। बैंकर्स उस विश्वास के साथ पहली बार जब कोटक के उनसे मिली, और वो उसमें बोले मैम हम आप पे विश्वास करके जा रहे हैं, अच्छा मैं आपकी चीज़ें पूरी होंगी, और वो चले गए। मैंने उनसे बहस, अब बात करेंगे तो आप कमियां वो सभी करेंगे ना, सही बात है। सब प्लस माइनस बात कर रहे हैं एक दूसरे, करते करते मैं उनको बेमत इतना गुस्सा आया, ये पकड़ तेरी चाबी, और अच्छा। चुका। कारण उस दिन हमारे पास पैसे नहीं है अब वो संभाले, चुका तू। अब करके में ये क्या, ये टाइम ऐसा था कि उनको सपोर्ट में कम से कम खड़े रहना था। मैंने वो चाबी ले ली, और अकाउंट्स का पूरा अकाउंटेंट्स के साथ में संभाला। पैसे तो थे नहीं, पर मेरे को ये पता तीसरे दिन मार्केट से मैं पैसे ले लूंगी, आज बेचे कॉन्फिडेंट है भाई, ऑब्वियस है मेरे पास पोर्टफोलियो है। और उसी दिन की है कि मार्केट में कोई देनदारी है, तो देनदारी में सिर्फ इतना ही था कि हमें एक प्रोजेक्ट अच्छा मिला, कोटा का, आपको याद है शेर के लिए पूरा बना हुआ था, वसुंधरा राजे ने उस टाइम बनवाया था कोटा में पूरा, या वो काम किस्मत से हमें मिल गया, आपके हस्बैंड को। हाँ, AB एंटरप्राइजेस में। वो काम ऐसा था, सरकारी था, जल्दी उनको बनवाना था, और पैसे नहीं रुक रहे थे, हमें आया गया। तो हमने TCL के काम को धीमा करा,
और उसको स्पीड से किया। अब किस्तें हमें चुकानी थी और धीरे धीरे करके उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज, मैं शेयर्स बेचती गई, किस्तें चुकाती गई। और रिजल्ट ये था कि 6 महीने के अंदर अंदर समझ में आया कि पूरे पैसे बेच के अगर TCL की काम की स्पीड बढ़ा देते हैं तो एटलीस्ट एक हैंडओवर कर पाए। तो एक हैंडओवर करेंगे तो एक का कंप्लीट पैसा आएगा, उससे दूसरे का कोटा वाला प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। कोटा का पूरा किया, साइड बाय साइड TCL का काम भी, और मैंने पूरा पोर्टफोलियो जीरो कर दिया। 16 आपने अपना थोड़ा सेक्रीफाइस किया, थोड़ा ज्यादा जो भी था ये 14-15 करोड़ रुपए पूरा का पूरा बेचा, पूरा बेचा। शेयर्स मेरे खाते में थे, कुछ जैसे आप मेरी माँ के खाते में, ज्यादा मैं समझती हाँ जीरो, आप हो गए जीरो। और उस अपने हस्बैंड के काम को बचाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए बस। और उस टाइम पे मैंने वो फाइनेंस भी पूरा संभाल लिया। और उस दिन के बाद में मैंने फाइनेंस पे किसी को और को वो अधिकार नहीं दिए कि वो आपके हस्बैंड को भी समझ में आ गया कि नहीं ये कुछ तो है कि आज मुझे कहाँ से वापस उठा के लिया। इस तरह से आपके हस्बैंड का काम भी आ गया और आप उनका वापस काम बहुत शानदार चलने लगा। और आपको तो पता है कैसे शून्य से दोबारा इसको 0 में लगाया जाता है। मैंने 2020 अक्टूबर तक कोई काम नहीं किया। अच्छा, अपना ये वाला काम अपना पाएंगे। शेयर्स का 16 में जो जीरो किया, उसको 4 साल तक आपने 16, 17 और 18 3 साल पूरा ऑफिस, बच्चे और घर। आपका हस्बैंड काम देखने लगा। हाँ, फिर 2020 से आपने दोबारा स्टार्ट किया। 18 के अंदर हस्बैंड जब आए तो उनका ऑफिस उनको सौंपा कि उतना काम लो जितना कर सके, सही बात, उधारी के बजाय, ताकि घर की छत ना चली जाए। और उन्होंने अपना ऑफिस संभाल लिया, साइड पे जाते करते, लेकिन उन्होंने मतलब प्रॉपर तरीके से संभाल लिया। तो 18 में मैंने ऑफिस भी छोड़ दिया। अच्छा। और वापस मैं घर की रोटी, खूब सारे नाटक और बच्चे, आराम से मस्ती से भूल भी गई कि शेयर्स नाम की कोई चीज भी जिंदगी में होती है। और 20 के 5 अक्टूबर को मेरे छोटे वाले का जन्मदिन था। उस दिन है ना, मेरे पति ने, आपकी लाइफ तो ऐसी तो फिल्म चल रही है ना, ऐसे चल रही है कि अप्स एंड डाउन्स, वापस वो युद्ध क्षेत्र वापस जाओ कि वो जो युद्ध हथियार छोड़ दिए हैं हमने, उस हथियार को दोबारा उठाने का समय आ गया। और 5 अक्टूबर को मुझे आज भी याद है, रजत का जन्मदिन था, गिफ्ट तो उसे मिलना चाहिए था। पति के पास पैसे आए, मेरे को 50 लाख रुपए का चेक दिया। बोले सारे दिन बैठे बैठे टीवी नाटकों से बोर नहीं हुई क्या? मैंने मजा आ रहा, मैंने काम शुरू कर ले वापस। बोले तू कर लेगी। तो उन्होंने 50 लाख का चेक दिया, मैंने काम शुरू किया। अब काम शुरू किया तो उतना मन नहीं कर रहा था अंदर से, तो ठीक है पैसे दिए तो HDFC, L&T, ICI अच्छे अच्छे शानदार 50 लाख के शेयर खरीद लिए महीने भर में। और जयराम जी की ना देखना ना कुछ मैं ठीक है, कंपनी तो मेरी शानदार है, चल ले तो, और जो होगा देखा जाए। और एक दिन सुबह सुबह आके पतिदेव कहते हैं मार्केट में लोअर से लोअर सर्किट लग रहे हैं, कोरोना नाम की बीमारी आई हुई है। 2017 की बात है, 21 की बात है, 2019, 20 के अंदर 21 की बात है, 20 के अक्टूबर महीने में मुझे पैसे मिले, 1 महीने में मैंने मार्केट में डाला, और 21 में वो सर्किट पे सर्किट मार्केट के शायद जनवरी फरवरी में लगे। जो उस टाइम पे मेरे बच्चा चूंकि 10th का एग्जाम दे रहा था बड़ा वाला, तो मेरे को क्यों शेयर्स की परवाह। और मैंने तो L&T लिया है, HDFC लिया, काहे को जाएंगे, कहाँ जाने। अच्छा। इतने सालों से मार्केट देखा था, कहाँ जानी है चीजें, गिरेंगी 10 रुपए 50 रुपए गिर गई तो भी 100 रुपए बढ़ेंगे। भारत है तो L&T है, HDFC बैंक ऐसे, तो ऐसी चीजों को लेके शानदार छोड़ रखा था। अब कह रहे सर्किट पे सर्किट, तो फिर मैंने लैपटॉप मांगा बच्चों से, मैं लैपटॉप दो भाई मेरे को, खोल के उसमें देखा शेर खान के अकाउंट में OTP पासवर्ड, घबराहट हो रही थी आटे के हाथ, और करके देखो तो वाकई मार्केट में सर्किट, लोअर सर्किट लगे हुए। तो फिर मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा, 50 लाख का पोर्टफोलियो उस टाइम पे शायद 40 या 35 लाख रुपए का था। मैं ये तो गए तो अशोक हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं, इसको अब संभाल ले। सही बात। अब लोअर सर्किट जब लग रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो 1 सर्किट 2 सर्किट मैं शांति से बैठी रही, घबराने की तो चीज़ थी नहीं, मैं ठीक है मैं करती हूँ काम। और शांति से बैठ के फिर अशोक ने कहा मार्केट गिर रहा तो देख ले, कहीं पे तो रुकना ही है, कितनी बार पहले भी तो तूने तो ऐसा किया, 2008 की गिरावट में और बाद में भी, तो मेरे पास तो पैसे हैं अभी, मैं तूने उस टाइम दिए थे, मैं और दे देता हूँ तेरे को। तो उन्होंने 1.5 करोड़ और दे दिए, वो भी उस टाइम पे करते करते मैंने लगा दिया, पर मार्केट रुकने का ही नाम नहीं ले रहा था। फिर वो बंद आ गया, गवर्नमेंट ने जो बंद किया था ना, उस बंद के दौरान में ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब बंद हुआ तो बंद काम भी हुआ, कंस्ट्रक्शन
अच्छा, हाँ क्योंकि बिल्कुल आप सही फील्ड बात में है। काम नहीं कर हाँ सकते। बिल्कुल कोविड है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। अब बंद सिर्फ मतलब शेयर मार्केट नहीं था, ये नहीं थी हमारी, तो एक तो तरीके दुनिया ही से बंद हो गई थी एक तरीके हमारे से। तो यूं लगा। अब कंस्ट्रक्शन का काम बंद, और उससे 6 महीने पहले हमने टाटा का कोई काम करने के लिए ट्रोले निकाले थे 20 करोड़ की, और उसकी किस्तें शायद 50-60 लाख रुपए की महीने की थी। इंश्योरेंस भी थी जी जी जी। बच्चों की। अब मेरे बच्चा जो बड़ा वाला 10वीं की दे रहा था, तो उसका आगे का छोटा वाला 9th में, जी। तो वो भी अगले साल 10वीं में। वहाँ पे और वापस कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए जिनकी हाँ, तनख्वाह। जिनकी तनख्वाह। उस रात हम सोए नहीं थे। नहीं सोएंगे सर। सोए क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड 3 से 4 करोड़ रुपए खाते थे। जी। एक मैं ना, अच्छा please। फोन आ मैंने शेर खान से शेयर्स की पढ़ाई करी। पहले किताबें पढ़ रही थी, 15-16 में जब बेच ही दिए थे तो खाली तो थी ऑफिस के साथ में, तो शुरू में होता है ना कुछ अंदर से रहती है। तो इसी टाइम पता चला शेर खान में ये संस्था वर्ल्ड वाइड है, लंदन में ब्रांच है, सिंगापुर में है, और उसी साल ये भारत में भी थी। तो OTA करके उसको बोलते हैं जी। तो मैंने कंप्लीट कोर्स किया XLT तक जी। मतलब बेसिक से शुरू करके एंड F&O और फ्यूचर एंड जो 15-16 के अंदर ही मैंने XLT करी। शेयर्स की ABCD 0 से शुरू करके उसकी XLT का मतलब लास्ट जो फाइनल होना था, उसमें F&O आए, फ्यूचर्स ऑप्शंस आए। फ्यूचर ऑप्शन का मैं काम नहीं करती आने के बावजूद। मुझे यूँ लगता है शेयर्स मेरे पास हैं तो वो मेरे अपने हैं, तो मैं आज भी फ्यूचर ऑप्शन का काम नहीं करती, पर फ्यूचर मतलब F&O में काम जरूर करूँगी। पर जो कॉल करते हैं, कोई पुट करता है ना, आपने सुना होगा कि पुट और कॉल हम खरीद लेते हैं, मैं वो काम नहीं करती। और कर लो। और उस टाइम फिर जो वो हमें डंपरों की किस्त, किसके? आपको बताया ना जो बंद लगा, तो डंपर की किस्त, और हमें अपने एम्प्लॉयज की सैलरी 3 महीने का बंद। तो बताया उस रात हम सोए नहीं थे। सोए क्यों नहीं? हमने कैलकुलेशन लगाई, 70-80 लाख रुपए किस्त के, इंश्योरेंस के, और यहाँ पे सैलरी के पैसे, अराउंड हमें महीने में 1-1.25 करोड़ रुपए चाहिए। फिर 3 महीने का बंद लगा, कैसे क्या करना पता नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। काम बंद हो गया। जब काम चलता है तो रोटेशन चलता रहता है, और पैसे भी अगर हमें कंपनियां देंगी भी, बिल लगाए हुए पेमेंट भी, तो कितना दे देंगी? और क्या कोरोना के बाद भी काम नहीं करना? पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए तब है, और जब बच्चा 10th में आ रहा है ये चीज़, तो क्या कॉलेज नहीं भेजेंगे उनको? बस ऐसे करके दोनों हिसाब लगा रहे थे। तो मेरे पति ने बड़ा रिस्क लिया, मैं उनका रिस्क ज़्यादा बड़ा बोलूँगी, रिम्बत भी। उन्होंने जितने पैसे उनके पास थे, उन्होंने 1 महीने का खर्चा रख के मुझे पूरे पैसे दिए। मेरे पास 50 लाख पहले आए थे, 1 करोड़ का चेक फिर दिया, उन्होंने मुझे 2 करोड़ रुपए और दिए, और 3.5 करोड़ रुपए मेरे पास। तो तू काम कर शेयर्स का, और कोई काम तो चल ही नहीं रहा था वहाँ पे। मैंने कहा कितने साल बाद में तो जाके लिया, और आपने देखा ना 50 लाख का क्या हाल हो गया, 35 हो गया। और मैंने तो इससे पहले में ऐसे इंट्राडे में कभी काम ही नहीं किया, और इतनी बड़ी गिरावट, और उस पे भी ये कि आपने अपने पूरे पैसे मेरे को दे रहे हो, किस्त तो चुकाएंगे, बोले तू कमाएगी, अपनी इन्हीं में से सब मैनेज करेंगे। मैं करेंगे कैसे, मेरे से तो नहीं होगा। और मैं बच्चे को क्लासेस घर पे चलने लगी, और इतने बड़े घर की साफ चालू हो गई थी, और इतने बड़े घर की साफ सफाई, रोटी वगैरह सब कैसे मैनेज होगा? बोले चिंता नहीं कर, मैं घर संभालता हूँ, तू कंप्यूटर संभाल। और एक्चुअल में हमने किया, क्योंकि मेरे से काम नहीं होता झाड़ू पोछा, तो मैं कर नहीं सकती, मेरी बुखार हो जाती है मेरे। और जब वो TB की गांठ हुई तो 4 साल गले में रही थी मेरे। अच्छा। चौथे साल जब दवाई ली तो अस्थमा का अटैक, विटामिन B-D नहीं बनना, घुटनों में दिक्कत, तो उसके बाद से मैं फिजिकल वर्क मेरे से नहीं होता। तो बोले ये तो वैसे भी तेरे बस का नहीं है। पर रही बात रोटी सब्जी की, आज तक मैंने कभी भाइयों से नहीं बनवाई है, अपने सदा खुद बनाई है, जैसी भी स्थिति रही। तो बोले उसकी बात है तो यूँ करना, सब्जी तो तू बैठे बैठे कंप्यूटर के आगे काट लेना, छौंक मैं दूंगा, आटा मैं लगा दूंगा, रोटियाँ तू सेक लेना फिर आके। तो मैं ठीक है, करते हैं काम जैसे भी है। दिन में मैं वो करती थी, रात को मैं शेयर्स की पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस। कोरोना ने एक अच्छा किया और एक बुरा किया। मेरे लिए अच्छा ये था कि मैंने कुछ लिस्ट बना के छोड़ी थी बहुत साल पहले
कि जब मेरे बच्चे कॉलेज में जाएंगे मैं इस सर से पढ़ूंगी, इस सर से पढ़ूंगी, इस सर से। जी बिजनेस और CNBC पे जितने लोग आते हैं, किरण वागले भट्ट, राकेश जी, सब मेरे लिस्ट के अंदर थे। मैं इन सब से मैं कोर्स करके आऊँगी। ऑनलाइन सब जगहों से फ़ोन आ गए, सबके कोर्स चालू हुए और मैंने 1 बाय 1 करके तो दिन में काम और बाकी सबके से कोर्सेज शुरू किए, क्योंकि अब मुझे अपने पैरामीटर जमाने थे और रिफाइन करने थे। सही बात। कारण ये था, इस बार मैं है ना इन्वेस्टर नहीं बन सकती थी, मुझे वो किस्तें चुकानी थी और वो काम भी करना था, और हमारे पास वो पूंजी भी वही थी। सही बात। नहीं तो कोई प्लॉट भी बिक जाते। सही बात। और फिर पहली बार हिम्मत करी F&O के काम के लिए, और मैंने म्यूचुअल फंड 2006 से शुरू करे थे बच्चों के लिए, छोटे छोटे, आपको बताया था तो कुछ मेरी नानी के नाम थे, कुछ माँ के नाम थे, फिर नानी की डेथ के बाद वो मुझे मिल गए थे। तो वो जो छोटे छोटे चीज़ें थी वो करके, और जब मैं फ्री हो गई थी 15-16 में, उस टाइम में बीमार भी बहुत पड़ी थी। जब 16 के अंदर फ्री हो गए तो बीमारी की स्थिति में जब ऑफिस संभाल, मुझे गांठें हो रही थी बच्चादानी में, फिर 1 साल ब्रेस्ट में, फिर बच्चादानी में, और इंजेक्शन पक गया तो वो बार बार रिमूव करके हो रहा था। मेरी नानी को कैंसर था तो उनकी ब्रेस्ट यूट्रस सब निकली हुई थी, तो हिस्ट्री भी वही लेके आ रही थी। तो मैं सफ़र भी शादी के बाद से बीमारियों से करते हुए से एक और बड़ी परेशानी में फंसी हुई। यूट्रस में 3 बार गांठें हुई और 1 बार ब्रेस्ट में हुई। तो पता नहीं है ना ये गांठ कैंसर की निकलेगी, टीबी की निकलेगी, क्या होगा। तो जो बच्चों के मेरे जितने भी मेरे पास म्यूचुअल फंड थे सबको मैंने क्या किया, डीमेट में डाल दिए थे। डीमेट में डाल दिए थे। तो डीमेट में डाले हुए उस दिन मैंने पहली बार था अपने ब्रोकर को फ़ोन किया, मैं भैया बता सकते हो मेरे म्यूचुअल फंड की क्या वैल्यू है, क्या मैं उनको सेल कर सकती हूँ। बोले क्या करना है। मैं सेल इसलिए करना चाहती हूँ कि पैसे आ जाए हाथ में तो मैं F&O का काम शुरू कर लूँ थोड़ा। तो उन्होंने कहा, बोले बेचो नहीं, मैं इनको प्लेस कर देता हूँ, मतलब इंटरनल सिस्टम है कि ये गिरवी चले जाएंगे और इनकी जो वैल्यू होगी वो 50% आपको पैसों में मिल जाएगा। तो बोले ठीक, फिर मैं ब्याज लगेगा इस पर। बोले नहीं ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि शेयर आप ही क्या है। मैं ठीक है। मैंने कैश के पैसों से जो क्लासेस पढ़ी थी, यूट्यूब के वीडियो, उन्हीं में से एक भरत सर करके होते हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था। मेरे एक्चुअल के वो प्रॉफिट लॉस और वो सारे मैंने उस टाइम मेरे साथ वाले थे वो देखना चाहते थे उस फाइनेंशियल ईयर में, तो मैंने उनको दिखाया भी उस इंटरव्यू में। तो मैंने म्यूचुअल फंड गिरवी रखे, लॉस बुक किया। उस L&T को मैंने F&O में उतनी क्वांटिटी में खरीदा, HDFC कैश में बेचा और उतनी क्वांटिटी में F&O में लिया। पर वहाँ मेरे पैसे क्यों नहीं लगे, क्योंकि मैंने जो म्यूचुअल फंड प्लेस किए वो लिमिट मेरे काम आ गई, तो मेरे सारे पैसे फ्री हो गए। इस तरीके से आपने अपने जो कोविड समय में आपने जो पैसा है उसको सेव भी करके रखा अपने, सारे पैसे मार्केट में लगाए, सेव नहीं किए मैंने। मार्केट में सारे के पैसे मैंने खराब नहीं हुए आपके, खराब नहीं हुए। हाँ। लॉस बुक करना पड़ा। ये पहली बार था कि जब मैंने लॉस बुक करना सीखा पढ़ाई के, क्योंकि जब नीचे जा रहा, कितना नीचे जाएगा मुझे नहीं पता। और फिर मैंने स्पाइडर का सॉफ्टवेयर लिया, इस तरीके से आप आगे बढ़े। फिर जब कोविड का समय खत्म हुआ तो मैं रेगुलर काम करती हूँ। स्टेबल भी थे आप? स्टेबल नहीं कह सकती हूँ मैं, पता नहीं ऊपर में कहाँ की कहाँ थी। हमने कोई किस्त नहीं रोकी, किसी एम्प्लॉय का पैसा नहीं रुका। 3 साल को बैठे बैठे सैलरी भी थी, 3 महीने बैठे बैठे सब कुछ किया। और उसके बाद में हमें बहुत अच्छा काम मिला। उसका फाइनेंस देखते हुए मैं अपना काम कर रही थी। अभी वर्तमान में आपका नहीं, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपका भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं फिर वही बात कहूँगी, उन्होंने 3 साल पहले 22-23 में प्राइवेट लिमिटेड AB इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में अपने काम को शिफ्ट किया। अच्छा। और शिफ्ट करने के साथ ही किस्मत कुछ ज़्यादा तगड़ी थी, तो हमें अच्छे प्रोजेक्ट मिल गए। बड़ा प्रोजेक्ट तो मिला, पैसे तो फिर उस प्रोजेक्ट के लायक हमारे पास नहीं है। नहीं हुए। कोटक से हमें सहयोग नहीं मिला और दूसरे एक बैंक से सहयोग मिला। हमारी सारी प्रॉपर्टीज कोटक में थी और उसकी फ्री नहीं होने से हम दूसरी जगह OD नहीं ले पाए। कुछ बैंकिंग रहा, इश्यूज आए, क्योंकि बीच में मैं 1 साल US रही बच्चों के साथ में, ये कॉलेज में दोनों बच्चों का एडमिशन हुआ, तो इन बिटवीन अकाउंटेंट नहीं संभाला, तो कुछ चर्निंग इश्यू होते हैं बैंकों के आपस में, तो चर्निंग किसी और में हो गई पेमेंट की, तो कोटक ने लिमिट नहीं बढ़ाई हमारी। तो अभी वर्तमान में क्या पोजीशन है आप दोनों? 2024 में
मैंने शेयर्स फिर बेचने शुरू किए। 25 के फैब में मैंने जीरो किया। मुझे ऑल ओवर जो 3.5 करोड़ का पोर्टफोलियो था उसको लाके मैंने कंप्लीट फैब में और मार्च के अंदर आते आते मैंने अभी? जीरो, पिछले साल 2025 में अब मैंने जीरो कर दिए। अच्छा। और 8 महीने काम नहीं किया। हाँ। पति की कंपनी अपने आप इस साल का जो फाइनेंशियल इसका क्लोजर इसका आप देख रहे हो। 248 क्लोजर उन्होंने अपना टर्नओवर किया है। भगवान की दया से 9-10% प्रॉफिट भी है। तो उसका कंप्लीट, जब मैं यूएस 12 महीने ही रही, उस कंपनी का शुरुआत से ही वापस देखने लगी हूँ। अभी कोटक की ओडी वगैरह खत्म करके सही तरीके से आके सेटल डाउन हुआ है। और ये जो गिरावट आई है, इस गिरावट में मैंने वापस 6 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं। कर लिया। अच्छा। अभी मतलब पहले जीरो कर दिया, 8 महीने काम कुछ, पोर्टफोलियो तो दोबारा आपने बढ़ा लिया। क्योंकि 8 महीने तक मैं, हमारे पास ये जो गुट्टी का प्रोजेक्ट मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ा था। अच्छा। तो हमारे पास अब वही बात थी, अगर टीसीआई में अपनी गलती क्या करी थी, मार्केट से पैसे उधार ले लेके, तो बेटर थे मैं अपने ही पैसे लगा दूं बेच के। ये तो आपने शेयर, आपने बिजनेस और अपने प्रोफेशन में, और आप नेचुरोपैथी से भी जुड़े हुए हैं, तो इसको भी आपने अपनी लाइफ में अपना के रखा। जैसा कि आपने बताया था एक बार मुझे कि आप अपना वास्तु में भी, मैंने वास्तु में 3 बार आचार्य किया है। वास्तु में मैं करने लगी थी शायद 20 या 21 की बात ही है, कोरोना के जस्ट बाद में ही। वास्तु में ट्रिपल आचार्य करके तीसरी बार अभी जस्ट थोड़े दिन पहले कंप्लीट हुआ है। और ज्योतिष भी करती हूँ। रेकी ग्रैंड मास्टर मेरा 2015 में कंप्लीट हुआ। रेकी में पहली बार मैंने ज्वाइन किया था 95 में। तो आपने नेचुरोपैथी, वास्तु और रेकी ग्रैंड मास्टर, मार्केट, एक्यूप्रेशर थेरेपी जैसे इसमें भी आज भी। और मतलब सतत निरंतर सीखने का रहा है आपको कि सीखते चलो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर भी मैंने 4 लेवल ये आपने बड़ा बताया। और मैंने कोर्स भी करते हुए हमें प्रैक्टिकल में मिला, तो मैंने सक्सेसफुली पास्ट लाइफ के सेशन करे हैं। अच्छा, 5 लाइफ अपने आप देख चुकी है। मैं अपनी तो देख ही चुकी हूँ, पर मैं दूसरे को ले जाके, क्योंकि हमें असाइनमेंट मिलते हैं। मेरे को जो लास्ट मेरा पास्ट लाइफ का जब सर्टिफिकेट मिलना था, उससे पहले हमें केस हिस्ट्रीज करनी थी। अच्छा। हमें दूसरों को, क्योंकि वो ये था कि मैं करा सकती। ये पास लाइफ वाला क्यों किया आपने? इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी आपके। मैं 95 में जब 12th क्लास के अंदर थी, तब से मैं पैरामेडिकल चीजों से ही जुड़ गई। अच्छा। रेकी कर रही थी। नहीं, वो तो सही लगी। ये इस लाइन में आने की क्या आवश्यकता? ये सब एक ही है। अच्छा। कहने के लिए लोगों के लिए अलग अलग है, पर ऐसा नहीं है। एनर्जी है। एनर्जी। अब रेकी भी एनर्जी है। और मैं तो अननोइंगली बाय बर्थ ही उनमें जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। मेरा घर में शाम के टाइम पे मैं घबरा जाती थी। अच्छा। बहुत छोटी सी उम्र में मंदिर में जाके बैठती थी। और शायद मैं 4th क्लास में थी, तब मेरे को रामायण पढ़नी सिखा दी गई थी। 7th 8th आते आते तो मैं हवन अकेला कर लेती थी खुद। अच्छा। मुझे वो सिखाया था, बूढ़े महाराज करके हम बोलते थे। हमारे घर के जस्ट पास में हनुमान जी का मंदिर है, उन्होंने। और दूसरी चीज 81 में बाढ़ आई थी, आपने सुना हो तो। उस बाढ़ से जस्ट पहले मैं अपने घरों में खड्डे होते थे सिवरेज के, लाइन नहीं जुड़ी थी, बस उस खड्डे के अंदर मैं गिरी थी। और कितने घंटे मैं उसमें रही मुझे याद नहीं है, पर बाद में रस्सी, क्योंकि उस टाइम खेड़े में कुआं था, तो बरी से पानी निकालते थे, तो रस्सी डाली गई थी। उस रस्सी को पकड़ के मैं ऊपर निकली थी। अच्छा। और कहते ही हुए कि 3-4 साल के बच्चे के तो हाथ से छूट जाती है। पर मेरी छूटी नहीं। पर उसके बाद एक चीज हुई, जो ये कि मैं रात को सो नहीं पाती थी। मुझे सपने आते थे डरावना, कि काले कपड़ों में कोई आदमी आता है और वो मुझे ऊपर ले जाता है और एक ऊंचाई पे ले जाके छोड़ देता है, और मैं सपने में फिर पसीने में तरबतर होकर उठ जाती थी। तो मेरा शेड्यूल कुछ इस तरीके का हो गया था। स्कूल की मैंने कभी छुट्टी नहीं करी, और मैं रात को कभी सोई नहीं। 10 बजे मैं उठती थी जब हमारा पूरा घर सोता था, और 10 बजे से लेके मैं पूरी रात जागती थी, होमवर्क करना, खेलना, अच्छा, मस्तियाँ, क्योंकि मुझे वो सपना डर आता था। वो सपना मेरा माउंटेनिंग जब मैंने किया उसके बाद वो कभी नहीं आया। शायद वो डर ही था कोई करके, तो उस वजह से। और मेरे कुछ वो कमर का दर्द, शाम का टाइम उदासी वाला, अगर सूरज नहीं निकले, बादल हो गए, तो रोना इतना बुरी तरीके से छूटना। तो जो मैं रेकी का कर रही थी, तो उसी में से करते करते 2012 में मेरी मैम ने खुद ने मेरा पास्ट लाइफ पहले किया था, इसलिए कि शायद उनको कोई इश्यू दिखे। और उसके बाद में मुझे नहीं पता कैसे मेरा वो रीढ़ की हड्डी का दर्द कई सालों मुझे नहीं हुआ, और वो सपना आना मेरा छूट गया। मैं रात को आराम से सोने लग गई। तो
फिर 12 फिर ये में अलग बातें हैं ये। एनडीटीवी पे राज पिछले जन्म का देखा था आपने? नहीं देखा? नहीं देखती मैं ये नहीं चीजें। देखा। उस टाइम आ रहा था एनडीटीवी जी, पे, और जी। मैं पैरामेडिकल की चीज़ें मुझे आज भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और अभी इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं? आप किस तरह से ये तो आप करती हैं, वास्तु भी करती हैं, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करती हैं, प्राणिक हीलिंग भी, रेकी भी कर रही हैं। इसके अलावा आप और क्या अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ आप क्या करना पसंद करती हैं जब? मैं अपना हॉस्पिटल खोलूँगी, अच्छा। और उस हॉस्पिटल के अंदर पहले सपना ये था कि सिर्फ मैं नेचुरोपैथी इंक्लूड करूँगी, लेकिन नहीं, अब मेरी उसमें नेचुरोपैथी के साथ में मैं ऐसी क्योंकि जब से मैंने देखा कि बच्चे हैं डिप्रेशन, आज छोटी एज के, एक पढ़ाई सफ़र हो रही है नशे के कारण से। मैं जब यूएस रही तो मैंने बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे देखा है। बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा है। हाँ। बच्चे अकेलापन सहन ही नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के साथ रहना ही नहीं आता। तो एक उसके अंदर, उस हॉस्पिटल के अंदर मेरे पार्ट अब सिर्फ नेचुरोपैथी नहीं होगा, नेचुरोपैथी के साथ में उसमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल जो कि अकेला नहीं होगा, उसमें बहुत सारे सेगमेंट आएंगे, ताकि वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, उसमें 2-3 चीजें हो गई हैं। हमारी एज वाले बुजुर्ग जब होंगे, अभी वालों को देख रही हूँ अकेलापन खा रहा है, और हमारी वाले में तो बच्चों का साथ नहीं मिलेगा, तो एक तो ये। और बच्चे मैंने इस दौरान में नशे के अंदर जब यूएस में तो वो देखे हैं, नशा, हाँ मैं करूँगी, और मैं उसके लिए अपनी उन्हीं किताबों को वापस ढूंढ रही हूँ जिसके अंदर की हमें आयुर्वेद के लेसन पढ़ाए गए थे, और अभी मैं कुछ वैद के टच में भी हूँ 2-3 में, और मैं वो दवाइयाँ लिख रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ये थी हमारे साथ मंजू चौधरी, जो बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी की मालकिन है। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम की जर्नी अपने आप में एक फिल्म जैसे कि अच्छी खासी बायोपिक आप पे बन सकती है। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर है वो, और जो आपने बताया कि आज के बच्चे जो डिप्रेशन झेल रहे हैं, नशा झेल रहे हैं, उन पर आप भविष्य में काम करना चाहती हैं। मैंने गोविंद खेत लिया है और कमर्शियल अपलोड करा लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता गवर्नमेंट मदद करती है कि नहीं करती, तो ये काम मैंने अपने से शुरू कर दिया। मैंने अपने से अपना मैंने अपना खेत लिया है, और कमर्शियल करने में बिल्कुल अंतर नहीं है। आपने कह दिया तो करके, क्योंकि जैसा कि आपका स्वभाव है कि जिद्दी मतलब वन करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।